गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बी लिमिटेड इज़ अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी। बी लिमिटेड क्या एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी है एंड विशिश विशिश करती है टू एक्सपैंड बाय एक्विजिशन अदर फर्म। दूसरी फर्म को एक्वायर करना चाहती है, एक्सपैंड करने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। Its expected high growth in earning and dividend is reflect in the price earning ratio of 17। मतलब its expected high growth in earning तो है ही, और dividend is reflected in its price earning ratio of 17। मतलब कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 17 है। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड हैज बीन एडवाइज दैट if it were to take over firms with a lower price earning than its owing using a share for share exchange। मीन्स कि इनको अपने प्राइस अर्निंग रेशियो को बनाए रखने के लिए शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज करना है। देन इट कुड इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग इन अर्निंग। इससे क्या होगा? इनकी ऑपरेटिंग अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। सॉरी। सी लिमिटेड सी लिमिटेड हैज बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल टारगेट फॉर अ टेक ओवर। सी लिमिटेड को इन्होंने एज अ पॉसिबल टारगेट बनाया, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 10 है। एंड द 1 लाख शेयर इशू विद द शेयर प्राइस ऑफ रुपीज 15। 1 लाख के शेयर है, शेयर प्राइस 15 है, और जो कि बी लिमिटेड के 5 लाख के शेयर है। और इशू प्राइस कितना था शेयर का, या मार्केट प्राइस कह लो, 12 रुपीज। अब इसमें क्या है कि शेयर इशू विद द शेयर प्राइस, यहाँ पे जो शेयर इशू लिखा हुआ है ना, विद द शेयर प्राइस, दैट मीन्स कि जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है वो एमपीएस के बेस पे है। कैलकुलेट द चेंजेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये नोटिस करना होगा। तो हमें करना है कि जो अर्निंग पर शेयर ऑफ द बी लिमिटेड है, इफ इट एक्वायर द सी लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर एट इस मार्केट प्राइस। यहाँ पे भी क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर शेयर एक्सचेंज रेशो मार्केट प्राइस पे होगा। एज्यूम दैट प्राइस ऑफ द बी लिमिटेड रिमेन कांस्टेंट। ओके। तो यहाँ पे हमें सीधा का सीधा ये बताना है कि अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज होगा। सो आंसर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में, चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर में क्या बदलाव आएगा? तो ईपीएस आफ्टर मर्जर, और ईपीएस आपका बिफोर मर्जर। अब बिफोर मर्जर कितना ईपीएस क्वेश्चन में दे रखा है वो हम निकाल लेंगे, और आफ्टर मर्जर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पता चल जाएगा कि ईपीएस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके जी। अब बी लिमिटेड की बात करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और सी लिमिटेड की बात करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बी लिमिटेड का आपको जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो 12 रुपीज़ दे रखा है, और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 17 है। जबकि इसका जो एमपीएस की बात करें वो 15 है दोस्तों, और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? वो 10 है। ओके। सो इस दोनों इंफॉर्मेशन से हम ईपीएस निकाल लेंगे, क्योंकि ईपीएस का जो फार्मूला होता है वो एमपीएस अपॉन में प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। ओके। सो यहाँ पे एमपीएस है आपका 12, प्राइस अर्निंग रेशियो है अपन में 70। तो यहाँ पे आपका ईपीएस आ गया 0.705। जबकि यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका एमपीएस है 15, प्राइस अर्निंग रेशियो है, तो यहाँ का जो ईपीएस आएगा ये आ जाएगा 1.5। तो ईपीएस हमारा निकल गया, और हमें चाहिए ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो ईपीएस बिफोर मर्जर आ गया 0.708, मतलब बिफोर मर्जर 0.708,
5। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट एक्सचेंज रेशो। तो एक्सचेंज रेशो का आपका फार्मूला है एम पी एस ऑफ, क्योंकि एम पी एस के बेस पे ले रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एम पी एस, यहाँ लिख सकते हो कैलकुलेट एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ एम पी एस। तो एम पी एस ऑफ सी लिमिटेड अपॉन में एम पी एस ऑफ बी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड का एम पी एस कितना है 15 रुपीज़ 15, और बी लिमिटेड का एम पी एस कितना है ₹12। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया एक्सचेंज रेशो 1.25। मीन्स बी लिमिटेड सी लिमिटेड के एक शेयर लेगी और उसे 1.25 शेयर्स अपने कंपनी के इशू करेगी। ओके जी। तो देन हम कैलकुलेट करते हैं ईपीएस, देन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर। तो यहाँ क्या होगा, अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड, मतलब अर्निंग ऑफ बी लिमिटेड प्लस अर्निंग ऑफ सी लिमिटेड प्लस कोई भी सिनर्जी बेनिफिट होगा अपॉन में नंबर ऑफ शेयर बी लिमिटेड के प्लस नंबर ऑफ शेयर सी लिमिटेड के इनटू में शेयर एक्सचेंज रेशो। सो गाइस यहाँ पे आपका अर्निंग जो है इनकी तो 1.5 लाख रुपए है, और इनकी अर्निंग आपकी 3,52,500 है। ये आपका ज़ीरो है सिनर्जी बेनिफिट। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ तो 5 लाख शेयर है, प्लस इनके 1 लाख थे जिनको 1.25 के अकॉर्डिंग शेयर दे दिया। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो दोस्तों 0.80 आपका ईपीएस आ जाएगा। अब आपका ईपीएस 0.80 आ गया आफ्टर मर्जर। सो हम बता सकते हैं कि ईपीएस 0.80, दोनों का गैप 0.095। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज इन ईपीएस, कि आपने सी लिमिटेड को एक्वायर किया और इससे बी लिमिटेड के अर्निंग पर शेयर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव आया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ये इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एबीसी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। देखो एबीसी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ ए वाई एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है जिसके 1.5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसके 1.5 करोड़ शेयर्स हैं इशूड, और उसका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है 400। तो आप अगर किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो तो उसके नंबर ऑफ शेयर को उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि एग्जैक्टली वैल्यू इस कंपनी की क्या है। एक तो वो वैल्यू आई गई, ऊपर से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, एबीसी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। एबीसी का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है। एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई जेड इंडिकेट्स इट्स एक्सपेक्टेड कैश एक्रूअल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर में आपका जो कैश आएगा वो 250 करोड़ 300 करोड़ एंड 400 करोड़ आएगा। सो कैलकुलेट द रेंज ऑफ द वैल्यूएशन दैट एबीसी हैज टू बी कंसीडर। अब रेंज बताओ जिसके बीच में एबीसी अपने प्राइस को इनको ऑफर कर सके। तो रेंज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू एक तरीके से निकाल लो कि पहली तो दे रखी है कि आपका मार्केट प्राइस दे ही रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे ही रखा है, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो कैश है, कैश को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आज की डेट में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे। सो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 10 देखो, हमें निकालना है वैल्यूएशन
of business of XYZ लिमिटेड। ओके गाइस, जिसमें अगर हम ईयर की बात करें तो 1 2 3 ईयर की इंफॉर्मेशन है। कैश अगर इनफ्लो करे कि XYZ नेक्स्ट 3 ईयर में कितना कैश आ रहा है इनके पास, यहाँ पे रुपीस इन करोड़ है, तो ये आपका 250 करोड़ आ रहा है, 300 करोड़ आ रहा है, 400 करोड़ आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर एट द रेट 12% यूज़ करें तो वैल्यू बैठती है 893.797.712। सो गाइस, यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 223.25, 239.1, 284.8। सो आपकी वैल्यू हो गई 747.15। सो गाइस, यहाँ पे अगर वैल्यू पर शेयर निकाले हम इसी अकॉर्डिंग, वैल्यू पर शेयर, तो वो आ जाएगी आपकी रुपीज़ 747.15 अपॉन में आपका नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो भी 1.5 करोड़ है, तो आपकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगा ₹498.10 पर शेयर। और जबकि आपको बुक में वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 की, तो हैंस अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ बिजनेस, वो तो होगा आपका 1.5 करोड़ इंटू में ₹400, ये आ जाएगा आपका 600 करोड़। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो ये आपका 1.5 करोड़ तो शेयर है ही, बट जो हमने मार्केट प्राइस निकाला है वो निकाला है 498.10, तो ये आ जाएगा आपका 747.15 करोड़। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन था ये, तो इसमें बिजनेस की वैल्यू निकालनी थी और रेंज बताना था। तो रेंज में हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पहले डिसाइड करनी थी और उसके बीच में हमें रेंज कोट करना पड़ता है कि हाँ हम कितना कोट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ई लिमिटेड है प्लान्स टू एक्वायर डी लिमिटेड, ए लिमिटेड डी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं। ओके जी, द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द टू फर्म प्रायर टू मर्जर अनाउंसमेंट आर। मर्जर से पहले दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये ई लिमिटेड है, ये डी लिमिटेड है। मार्केट प्राइस की बात करें तो ई का है 50 रुपये और डी का है 25 रुपये। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो ई के पास है 20 लाख, डी के पास है 10 लाख। ओके, फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है, द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन। यहाँ पे अगर मर्जर होगा तो दिन इनको सिनर्जी बेनिफिट होगा 200 लैक्स का, 200 लैक्स का सिनर्जी बेनिफिट होगा। द एक्सचेंज रेशियो एग्रीड टू 0.5, मतलब एक्सचेंज रेशियो एग्री हुआ 0.5 पे, मीन्स कि उसके 10 लाख शेयर लेकर ई लिमिटेड 5 लाख शेयर्स देगी। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 2 शेयर के बदले में 1 शेयर देगी या 1 शेयर के बदले में आधे शेयर देगी। व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ई लिमिटेड। देखो ई लिमिटेड के रिगार्डिंग ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर क्या है, मतलब एक तरीके से ई लिमिटेड को कितना बेनिफिट होगा इस कंपनी को एक्वायर करने के बावजूद।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद जो ये कॉस्ट उस कंपनी को पे करेंगे, उसके अलावा भी उस कंपनी की सिनर्जी बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ओवरऑल जो ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर है, वो आपको जब इसका सोल्यूशन करोगे तो ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये एक बेटर वे है। सो यहाँ पे आंसर नंबर हम 11 स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले डी लिमिटेड की, हमारे ई लिमिटेड की कंपनी में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने इंफॉर्मेशन से ये निकाला कि देखो, शेयर होल्डर ऑफ डी लिमिटेड विल विल गेट 5 लाख शेयर्स ऑफ ई लिमिटेड। ये बात एक्सचेंज रेशो से निकाल ली हमने कि 10 लाख के बदले में 5 लाख शेयर मिलेंगे। सो शेयर इन परसेंटेज ऑफ डी लिमिटेड इन ई लिमिटेड, डी लिमिटेड का कितना परसेंटेज ई लिमिटेड में होगा। तो देखो, डी लिमिटेड के पास 5 लाख शेयर है और ई लिमिटेड के पास तो पहले से ही 20 लाख शेयर थे, प्लस 5 लाख इन्होंने और इशू कर दिए। सो डी लिमिटेड के शेयर आया 20%, कि 20% का इनका हिस्सा है। अब वैल्यू ऑफ ई लिमिटेड निकाल लो, और उस वैल्यू से अब वैल्यू ऑफ ई लिमिटेड निकालेंगे तो पता चलेगा। देखो, इनके पास 50 रुपये का शेयर था और इनके पास 20 लाख के शेयर थे, प्लस डी लिमिटेड है, उसके शेयर की वैल्यू तो 25 रुपये थी और उनके पास थे आपके 10 लाख के शेयर, प्लस इन्हें 200 लाख का सिनर्जी बेनिफिट हुआ। तो टोटल वैल्यू करूँ मैं तो ₹1000 लाख प्लस ₹250 लाख प्लस ₹200 लाख का आपका सिनर्जी बेनिफिट हुआ। सो गाइस, यहाँ पे इनका जो टोटल वैल्यू आई वो आगे ₹1450 लाख। अब इसमें ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर निकाल लेंगे इजीली। देखो, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालने के लिए आप सबसे पहले तो देखो क्या है, रुपीस इनकी वैल्यूएशन कितनी आई 1415 और इसका 20% का हिस्सा था, तो आपका आया ₹290 लाख। डी लिमिटेड का आया कि हाँ, इसमें डी लिमिटेड का हिस्सा तो 290 लाख है। ओके, जबकि एक्वायर करते समय हमने कितना पे किया था, ई लिमिटेड ने 250 लाख ही पे किया था, इतना ही पे किया था ना हमने। सो ये आपका ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर एक्वायर करते समय इस कंपनी का आपने, अगर हम ई लिमिटेड के अंदर हिस्सा निकाला तो देखो, ई लिमिटेड के अंदर इनके ई लिमिटेड की वैल्यू तो 1450 है और उसका डी लिमिटेड का शेयर 20% है, तो जाहिर सी बात है कि डी लिमिटेड की जो कंपनी की वैल्यू हुई वो 290 हुई, जबकि एज पर बुक डी लिमिटेड की वैल्यू कितनी थी, 250 थी। ओके गाइस, यहाँ पे 250 आपका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आपकी वैल्यू कितनी थी, 250 थी। तो 250 वैल्यू थी और अब डी लिमिटेड में मर्ज होने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 290। तो एग्जैक्टली जो ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर की जो बात करते हैं, तो ट्रू कॉस्ट ऑफ द जो मर्जर है वो है आपका ₹40 लाख, कि कहीं ना कहीं 40 लाख का बेनिफिट डी लिमिटेड को हो रहा है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन तो 250 लाख थी, बट अब कर रहे हैं तो वैल्यूएशन आ रही है 290। तो बी ई लिमिटेड के अकॉर्डिंग ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर जो है वो 40 लाख है।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो थोड़ा सा लॉजिकल था, और उस लॉजिक को क्रैक करते ही ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समटाइम डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखो, ई लिमिटेड रिपोर्ट ऑफ प्रॉफिट, ई लिमिटेड ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 30% आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 के लिए है। ओके गाइस, फिर इसके बाद दे रहा है एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। आपने जब अकाउंट्स का एनालिसिस किया तो रिवील्स डैट, जो कि इनकम थी, इनकम इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इंक्लूड थी इस 77 के अंदर। एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी आपका इसके अंदर इंक्लूड था, मतलब वो लेस हो चुका था। तो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस लेस है। द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को छोड़ दे तो बाकी का बिजनेस फ्यूचर में चल रहा है। ओके जी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है, इन एडिशन द रिजल्ट ऑफ लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। इसके अलावा आप, ये कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिसमें इनकी सेल तो 70 लाख की हो जाएगी, मटेरियल 20 लाख का लगेगा, लेबर 12 लाख की लगेगी और फिक्स कॉस्ट 12 लाख के लगेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आपको वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना है। कैपिटलाइजेशन रेट आपका 14% है, और वैल्यू ऑफ द बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सिचुएशन में आप कंपनी का प्रॉफिट निकालें, उसको कैपिटलाइजेशन रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट किसका, यहाँ पे तो दो दो प्रॉफिट है एक तरीके से। तो देखो, इस प्रॉफिट को आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्यूरेट वाला, दोनों को मिला के आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, और उसको आप 14% से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा। So here we start answer number 12. So valuation of business of ईगल लिमिटेड है। ओके जी, जिसमें आपको, अगर मैं कहूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77 लाख दे रखा है, यहाँ पे रुपीस इन लाख है। तो इसी को अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स करें तो ये 110 हो जाएगा, और इसमें से लेस कर दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी इनकम है आपने इंक्लूड कर दी थी, उसको हटा देते हैं। तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे और ऐड कर देंगे क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस 10 का, तो ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 112। इसमें आप टैक्स दे दीजिए गवर्नमेंट को एट द रेट 30%, 33.6। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78.4। ये तो हो गया आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब आपने न्यू बिजनेस किया है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसकी सेल कितनी थी, उसकी सेल थी 70 लाख, यहाँ पे भी रुपीस इन लाख। ओके जी। और उसका मटेरियल कॉस्ट कितना था, वो 20 लाख का था, और लेबर कॉस्ट कितना था, वो 12 लाख का था, और फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख का था। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका गाइस 28 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसमें लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%, तो यह 8.4 लाख। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
जो है वो आ गया आपका 19.6। सो पहली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपका बोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका अगर दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 98 लाख। सो पहला पॉइंट क्या था, आपको क्या करना था, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइजेशन रेशो 0.40% था, तो यहाँ पे 98 लाख अपॉन में 0.40, 0.40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 700 लैक्स। ये वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस आपका 700 लैक्स आ जाएगा। ये पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। हमें मार्केट प्राइस निकालना है, पर इक्विटी शेयर निकालना है, एमपीएस निकालना है, विद द ईगल लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग्स कंप्राइज 1,13% प्रेफरेंस शेयर। इसमें कितने हैं देखो, 1 लाख के 13% प्रेफरेंस शेयर है। तो अगर इस प्रॉफिट में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दोगे तो अर्निंग टू इक्विटी शेयर आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन है 50 लाख के आपके इक्विटी शेयर है, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, तो आपको एमपीएस निकालना बहुत इजीली हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस हम सेकंड कैलकुलेशन में करते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन एमपीएस ऑफ ईगल लिमिटेड। अब एमपीएस निकालने के लिए बोथ जो पीएटी है वो 98 लैक्स की आ गई। ओके जी, जिसमें आपका अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं वो 13 लैक्स का आ गया, क्योंकि 1 लाख आपकी 1 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर थे ही, 100 रुपये का ईच था, तो 13% इंटू में 1 लाख, 100 रुपये पे 13 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। तो आपका ₹13 का प्रेफरेंस शेयर और 1 लाख के आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड थे, शेयर्स थे, तो 13 लाख का आप प्रेफरेंस डिविडेंड दे दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 85 लैक्स का अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। ओके गाइस, अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर से अगर डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ द शेयर होल्डर आपके कितने हैं, 50 लाख के हैं। तो आपका ईपीएस जो है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 1.7 पर शेयर। सो गाइज यहाँ पे आप एम पी एस ईजिली निकाल सकते हैं। एम पी एस इक्वल टू में होता है आपका ई पी एस इंटू में प्राइस अर्निंग रेशो। तो आपका ई पी एस तो है 1.7 पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो आपका 10 टाइम्स, तो आपका एम पी एस आ जाएगा ₹17 पर शेयर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बस आपको यही समझना है कि दो बिजनेस दे रखा है, दोनों का आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, पहली सिचुएशन में वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस करना है एंड सेकंड सिचुएशन में आपको एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है। तो जैसे ये कैलकुलेशन कर दोगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा लॉजिकल उसके अंदर दिया नहीं है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। अच्छा लॉजिकल है इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल, एक न्यू सेल स्ट्रेटजी को कंसीडर कर रही है, जाहिर सी बात है इससे इनकी सेल की ग्रोथ होगी। डेट विल वैलिड फॉर अ नेक्स्ट 4 ईयर, जो कि वो जो स्ट्रेटजी कंसीडर कर रहे हैं वो वैलिड होगी अगले 4 साल तक के लिए। दे वांट दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द न्यू स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी की क्या वैल्यू होगी, नई स्ट्रेटजी की क्या वैल्यू होगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंड जस्ट एंडेड इज अवेलेबल, तो नई स्ट्रेटजी की क्या वैल्यू होगी, आप ऐसे कर लो, पुरानी स्ट्रेटजी से आपने कितना कमाया और लेस नई स्ट्रेटजी से आपने कितना कमाया, और दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपके नई स्ट्रेटजी की वैल्यू होगी। ठीक है, सो मैं इस बात को यहाँ पे आपको आंसर में लिखते चले जाता हूँ। जैसे आंसर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रेटजी, वैल्यूएशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। अब न्यू स्ट्रेटजी के लिए आपको जो फार्मूला यूज करना है वो सिंपल है, वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर ओल्ड ओल्ड वैल्यूएशन ऑफ कंपनी अंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू स्ट्रेटजी लिखनी होगी, न्यू स्ट्रेटजी लेस वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर ओल्ड स्ट्रेटजी। सो इससे क्या होगा दोस्तों, ये दोनों के गैप को ये शो कर देगा कि हाँ आपकी नई स्ट्रेटजी की क्या वैल्यू है। और नई स्ट्रेटजी की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम कंसीडर करेंगे, और नई स्ट्रेटजी की नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ तो इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे आपका सेल है वो 20,000 का है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है उस पर 4,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस मार्जिन। और एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, 10% है, दैट इज 2,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2,000 का हो रहा है, टैक्स का रेट आपका 30% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 1,400 का है। और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन में क्या है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स आपके 8,000 4,000 के है, और इक्विटी की बात करी गई है तो वो 12,000 की है। अब क्वेश्चन में फर्दर इंफॉर्मेशन है, देखो, इफ इट्स अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी, अगर ये न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, सेल विल ग्रो एट द रेट 20% पर ईयर फॉर 3 ईयर। देखो जो सेल की ग्रोथ है वो अगले 3 साल तक 20% रहेगी। ठीक है, सेल की ग्रोथ, लेकिन नई स्ट्रेटजी वैलिड कब तक रहेगी, 4 ईयर तक वैलिड रहेगी। और नई स्ट्रेटजी से ग्रोथ कितने तक मिल रही है हमें, सेल में ग्रोथ तो 3 ईयर तक मिल रही है, लेकिन नई स्ट्रेटजी वैलिड कब तक रहेगी, 4 ईयर तक, तो हम 4 ईयर की सेल तक इंफॉर्मेशन लेंगे। सॉरी। सो यहाँ पे द ग्रॉस मार्जिन रेशो की बात करें वो अनचेंज रहेगा, एसेट्स टर्नओवर रेशो की बात करें वो अनचेंज रहेगा। एसेट्स टर्नओवर मींस कि एसेट्स का के हिसाब से जितना टर्नओवर के हिसाब से जितना एसेट्स है उतना ही रहेगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का वो भी अनचेंज रहेगा, एंड इनकम टैक्स रेट भी कंपनी का अनचेंज रहेगा। ओके, उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जो डेप्रिसिएशन है ऑफ नेट फिक्स एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा और जो ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, और कंपनी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। मतलब अगर कोई भी आपको कंपनी का 15% की अर्निंग का टारगेट रहता ही रहता है, और अगर किसी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप 15-15% का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर गाइस हम
आपका वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, जो कि कहता है वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर ओल्ड स्ट्रेटजी। दैट मीन्स कि ओल्ड स्ट्रेटजी से आप वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाले। और जिसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है एज्यूम टू बी कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो जो कैश इनफ्लो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर आपका हर साल 1400 का कैश फ्लो है, 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15% है की पावर 1। अगर हर ईयर का आपका सेम है 1 प्लस 0.15 की पावर 2 इनफाइनाइट तक। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आपका 1400 डिवाइड बाय 15%, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 9333 93,000 93,000 नहीं आएगी, एक मिनट। वैल्यू आएगी आपकी ₹9,333.33। सो गाइस हमने वैल्यू अंडर ओल्ड स्ट्रेटजी तो निकाल दी है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू अंडर ओल्ड स्ट्रेटजी आ जाएगी ₹9333.33 और न्यू स्ट्रेटजी की हमें वैल्यू निकालनी है बस। सो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। वर्किंग नोट आपका 2 है, वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर न्यू स्ट्रेटजी। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका जो नेक्स्ट 4 ईयर तक न्यू स्ट्रेटजी का इफेक्ट रहेगा, तो नेक्स्ट 4 ईयर तक की आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1.50 की पावर 1 प्लस 1.50 की पावर 2 प्लस जो भी फिगर आएगी 1.15 की पावर 3 प्लस उसके बाद जो भी कंटिन्यू रहेगा उसको तो हम सिंपल डिवाइड कर देंगे 15% से, और उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस 0.15 की पावर 3 आएगा। 4 मत लिख देना दोस्तों। अब हमें कैश फ्लो निकालना है कि एग्जैक्टली न्यू स्ट्रेटजी से कितना कैश फ्लो आ रहा है आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर तक, और उसके बाद तो 4th ईयर से वो एक कंटिन्यू रहेगा उतना। ओके जी। सो हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो। और उसमें तो हमने पीएटी को ही फ्री कैश फ्लो मान लिया था क्योंकि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं थी। वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो। सो गाइज इसमें आप ये आपका पर्टिकुलर ईयर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। देखो 4 साल तक तो 3 साल तक तो आपका सेल बढ़ा ही बढ़ा है, 4th ईयर में जाके नॉर्मल हो गया और वहां से फिर आपका सेम ही रहेगा। तो सेल जो है आपकी क्वेश्चन में पहले ईयर में 20% बढ़ गई, तो सेल कितनी दे रखी है 20,000 दे रखी है, तो 20% बढ़ेगी तो आपका 24,000 की हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले साल 20% बढ़ेगी तो 28,800 की हो जाएगी। फिर उसके अगले साल 20% की बढ़ेगी तो 34,560 की हो जाएगी, और उसके बाद 34,560 आपका
कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से 34,560, तो यहाँ तक तो थर्ड ईयर तक तो आपकी 20% बढ़ी। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा आपका 1680, जितना जितना प्रोपोर्शन वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही प्रोपोर्शन आपका यहाँ पे भी रहेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, आपका पीएटी 1400 था क्वेश्चन में, और आपका सेल 20,000 की थी, तो ये बैठा आपका कितना 7% ऑफ सेल। तो आप 24,000 का 7% निकालेंगे, 24,000 इंटू में 7%, तो 1680 आएगा। और ऐसे ही आपकी फर्दर बाकी की फिगर आ जाएगी, 2016, 2419.2, एंड नेक्स्ट वन भी आएगी 2419.20। अब हमने 4 ईयर तक इसलिए लिए है इंफॉर्मेशन, क्योंकि नई स्ट्रेटजी का जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट 4 ईयर तक पड़ेगा जी। तो गाइज हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आ गया है, बट हमें कैश इनफ्लो निकालना है। सो इसके अंदर प्रॉफिट में आपका डेप्रीशिएशन कहीं ना कहीं लेस है, तो आपको जो डेप्रीशिएशन है वो ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन आपका ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा। तो डेप्रीशिएशन का रेट कितना है क्वेश्चन में, फिक्स एसेट्स आपके 8,000 के हैं, ये रहा, और डेप्रीशिएशन आपका 10% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू। तो ओपनिंग वैल्यू पे आपका 10% लगेगा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स आपके उसी रेशो में बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हमें फर्दर वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट्स नंबर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे सेल की बात करूँ मैं, तो ईयर तो आपका 0 है, 1 2 3 4। आपका सेल जितना है, सेल कितना है 20,000 था, फिर बढ़कर 24,000 हो गया, फिर आपका 28,800 हो गया, देन आपका 34,560 हो गया, देन आपका 34,560 हो गया। और फिक्स एसेट्स की बात करूं तो 8,000 था, इसके प्रोपोर्शनेट में था, तो ये इसका जितना परसेंट होगा इतना ही ये रहेगा, तो ये 9,600 हो गया, ये 11,520 हो गया, फिर आपका ये 13,824 हो गया, और ये भी आपका 13,824 हो गया। ओके गाइस, तो अगर मैं डेप्रीशिएशन की बात करूं तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन आपका 800 का लगा, ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा डेप्रीशिएशन, 960 लगा, 1152 लगा, और 1382 का डेप्रीशिएशन लगा। नेक्स्ट ईयर तो डेप्रीशिएशन लगेगा नहीं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पे लग रहा है। तो डेप का आपका आ गया 800, 960, 1152 और 1382। तो डेप्रीशिएशन आपको ऐड होगा क्योंकि इसके अंदर आपका लेस होके आता है प्रॉफिट में। तो आपका 960, 1152, देन 1382, ये तो डेप्रीशिएशन हो गया। अब बात करते हैं आपका इंक्रीज इन कैपेक्स, और ये पैसे आपके जा रहे हैं इसलिए लेस करेंगे। और एक और अगला लेस होगा आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का हम ऐसे निकाल देते हैं, जितना फिक्स एसेट्स का रेशो था वैसे ही आपका करंट एसेट्स का रेशो था। करंट एसेट्स आपके 4,000 के थे, फिर आपके वो 20% बढ़ गए तो 4,800 के हो गए, 5,760 के हो गए, और 6,912 के हो गए। अगले, ठीक है गाइज, ये आपका करंट एसेट्स हो गया। तो करंट एसेट्स में कितना इंक्रीज आया,
इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपके पहले थे 4000 और 4800 हो गए, तो आपने करंट एसेट्स में 800 रुपीज़ इन्वेस्ट करे। फिर 4800 से 567 हो गए, तो आपने 960 इन्वेस्ट कर दिए, और आपका 5760 से 6912 हुआ, तो आपने कहीं ना कहीं 1152 आपने करंट एसेट्स में लगा दिए आपकी। तो इसके बाद तो जैसे आपका फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स आपका ये सेम रहा, तो यहाँ पे आपका करंट एसेट्स भी यहाँ पर 6912 ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट तो हुई नहीं। ओके गाइस, और यहाँ पर सो करंट एसेट्स में कितना इंक्रीज आया आपका? करंट एसेट्स में आपका 800 का इंक्रीज आया, डेट मीन्स 800 गया आपकी जेब से, 960 का आया तो 960 गया, और 1152 गया। सो गाइस, और फोर्थ ईयर में कुछ नहीं गया क्योंकि करंट एसेट्स आपके सेम थे, मैंने निकाल दिया। अब कैपेक्स निकालना है, तो कैपेक्स आप ऐसे नहीं निकालोगे कि यहाँ फिक्स एसेट्स का गैप निकाल दिया और ये आपका कैपेक्स हो गया। ये आपका कैपेक्स निकालने के लिए आपको एक और वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर आपका 5। इसमें आपको डायरेक्ट फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ फिक्स एसेट्स। इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस वैल्यू तो थी, टू ओपनिंग बैलेंस वो आपकी 8000 की थी। इस पे लगेगा बाय डैप 800 का, और बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी आपका 9600 का है, तो टू परचेज आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा 2400 की आपने इतने के एसेट्स खरीदे। सो गाइस, ये फिक्स एसेट्स का आपको बनाना पड़ेगा। तो ये फिक्स एसेट्स पहले ईयर का बना दिया है। सेकंड ईयर का क्या होगा, आपका ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है। देखो, टू बैलेंस बी डी 960 हो जाएगा, बाय डैप की बात करें तो 960 हो जाएगा, बाय बैलेंस सी डी की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कितना, 11520। तो टू परचेज आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, टू परचेज आ जाएगा आपका 2880। अगर मैं तीसरे वर्किंग नोट की बात करूं, तो आपका फिक्स एसेट जो है टू बैलेंस बी डी ए 1150 हो जाएगा, और इस पे जो डैप लगेगा बाय डैप 1150 लगेगा, और बाय बैलेंस सी डी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 13824। जैसे ये 13824 होगा, आपका टू परचेज, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 3456। अब इसमें मैं जो चौथा वर्किंग नोट बनाऊंगा इसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका जो फिक्स एसेट्स है फोर्थ में, तो आपको लगेगा कि कुछ खरीदा ही नहीं इन्होंने, क्योंकि थर्ड ईयर तक ही इंक्रीमेंट हुई है, बट ऐसा नहीं है, आपको पता चलेगा। देखो, टू बैलेंस बी डी आपका 13824 आया, बाय डैप, डैप भी आपका लगेगा 1382, बाय बैलेंस सी डी नेक्स्ट ईयर भी आपका जो बैलेंस है 138
24 रहा, डैट मीन्स कि आपने शेयर परचेज एसेट्स परचेज करे, कितने के करे, 2400 के। सो ये जितना भी परचेज आया है आपके कैपेक्स में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट है। ये कैलकुलेशन, ये जो फिगर आएगी, ये फिगर आएगी आपकी 1382। तो ये जितना भी परचेज है आपका कहीं ना कहीं कैपेक्स की फिगर है। तो इंक्रीज इन कैपेक्स, आपने कैपेक्स में कितने पैसे लगाए तो लेस ही होगा। तो पहले ईयर में तो लगाया आपने 2400, सेकेंड ईयर में लगाया आपने 2880, थर्ड ईयर में लगाया आपने 3456 एंड फोर्थ ईयर में आपने लगाए 1382। सो गाइस ये टोटल मिला के आपका जो कैश इनफ्लो है वो कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो आया ऑपरेट करके आपका बिजनेस, वो माइनस का 720, माइनस का 864 और पॉजिटिव 1036.80 माइनस का देन आपका पॉजिटिव 2419.20। सो गाइस ये आपका कैश फ्लो आया। इस कैश फ्लो को आप यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए।